गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मेरे साथ है सीएमए पराग मालानी, जिन्होंने दिसंबर 19 सीएमए इंटर में AIR 29 सिक्योर की थी और दिसंबर 21 सीएमए फाइनल में AIR 16 सिक्योर की थी। सबसे पहले पराग, आपका सचिन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। पराग ने सीएमए इंटर और सीएमए फाइनल दोनों सचिन क्लासेस से की थी और आज ये गेल इंडिया के अंदर पिछले 2 सालों से जॉब कर रहे हैं। पराग, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप क्या डिफरेंस महसूस करते हैं एक एजुकेशन लाइफ में और एक प्रोफेशनल लाइफ में, और क्या डिफरेंस आप में अब नज़र आ रहा है कि जो आप पहले थे और आज थे, क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। तो मैंने जो मेरी इंटर की और फाइनल की जो कोचिंग्स थी प्लस सीएमए की तैयारी वगैरह सब सचिन राज मेरा क्लासेस से ही करी है। तो जैसा सर ने मेरे से पूछा, एक एजुकेशनल लाइफ के अंदर अपना और एक अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, इनमें बहुत डिफरेंस होता है और बहुत अच्छा डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो ये है कि जब आप एजुकेशन लाइन से जब आप प्रोफेशनल लाइफ या कॉर्पोरेट लाइफ में अपन एंटर करते हैं, तो ये अपने आप में एक प्राउड मोमेंट होता है, क्योंकि जो आप पढ़ के आए हो जब आप उसको आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हो तो दैट्स अ वेरी गुड फीलिंग। जब आप समझ पाते हो चीज़ों को, हाउ इज़ दी थिंग गोइंग, हाउ यू कैन रिलेट दैम व्हाट यू हैव स्टडीड, और जिस तरीके से हमारे कंसेप्ट क्लियर थे तो हम और अच्छे तरीके से उसको रिलेट कर पा रहे थे। नॉट ओनली दिस, इमोशनली बहुत अच्छा रहता है कि पेरेंट्स बहुत प्राउड फीलिंग करते हैं। आज सीएमए में अच्छी जॉब लगने के बाद से दे कैन प्राउडली से कि हमारा बेटा एक सेंट्रल पीएसयू के अंदर काम कर रहा है। आप इंडिपेंडेंट बनते हो तो लाइफ चेंजेस, बट इट्स अ गुड चेंज। पराग, आपको जब से आपने मतलब जब आपकी जॉब लगी और अभी तब से आप PSU में ही हैं और गेल इंडिया के जी अंदर जी हैं। सर, जी सर। अभी बहुत सारे बच्चों ने CMA फाइनल क्लियर किया है और उनके दिमाग में कई प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं उन क्वेश्चंस को तुम्हारे सामने लेना चाहता हूँ कि जैसे अभी उन्होंने CMA फाइनल क्लियर कर लिया, अब नाउ उनका कैंपस होगा। तो कैंपस में 2-3 चीज़ें हैं कि सर हम कैंपस कहाँ के लिए सिलेक्ट करें, दिल्ली करें, मुंबई करें, तो हमारी रैंक नहीं आई तो हमको क्या करना चाहिए, हमने 2-3 अटेम्प्ट के अंदर फाइनल क्लियर किया है, हमको क्या करना चाहिए, हमारी BCom के अंदर 60% से कम था तो हमको क्या करना चाहिए। तो मतलब दे आर वेरी कन्फ्यूज और मेरे पास काफ़ी कॉल आते रहते हैं कि सर प्लीज़ सजेस्ट। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें मैटर करती है कि बोथ ग्रुप, रैंक, एक अटैम्प्ट, हमको यहाँ कैंपस के लिए चुनना चाहिए, ये सब मैटर करता है? सर आपने जो बात बोली वो डेफिनेटली बहुत बच्चों का डाउट रहता है, कन्फ्यूजन्स रहते हैं। बट थिंग इज़ देयर आर मैनी थिंग्स जो मैटर करती है। जैसे कि अगर आपकी बीकॉम के अंदर एक 60% है तो आपको वो बहुत प्रेफरेंस मिलती है। 60% से कम भी है तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। द फैक्ट इज़ कि आपके पास आज सीएमए की डिग्री है, यू आर अ क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो व्हाट मैटर इज दैट सीएमए डिग्री। सो 60% की वजह से आपको बीकॉम में 60% से आपको बेनिफिट ज़रूर मिलता है, बट ऐसा नहीं है कि यू आर नॉट वर्दी, आपको नहीं मिलेगी। जॉब सबको मिलेगी और जॉब अच्छी मिलेगी, बट इट्स लाइक ऑल अबाउट प्रेफरेंसेस कि कंपनीज प्रेफर मोर जिसको फर्स्ट अटेम्प्ट में जो पास है, ऑब्वियसली बिकॉज कंपनीज हैव अ माइंड सेट कि if a person is both group first attempt pass with BCom 60%, तो he has the capability to handle the pressure जो हम उनको देंगे। but they on the contrary they don't think it like this way कि जो नहीं है वो capable नहीं है। they prefer just है ना कि जो भी उनके पास अवेलेबल है they want to pick the best, but इसका मतलब ये नहीं है कि जो रह गए वो बेस्ट नहीं है, they are also best। so yes। बच्चों में बहुत सारे, क्योंकि मैं तो इस टीचिंग लाइन से ही हूँ तो मैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो ये बच्चों के मन में रहता है कि मेरा एक ग्रुप नहीं हुआ, मैंने 2 अटेम्प्ट के बाद दिया, मेरी जॉब लगेगी लगेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं कि किसी CA या CMA की जॉब नहीं लगी। जॉब सबकी लगती है, अच्छी जॉब लगती है, बट ये हो सकता है किसी की एक महीने में लग जाती है, किसी की 2 महीने में लगती है। अच्छा, दूसरा ये है कि जैसे अगर कोई मान लो किसी ने अभी इन फाइनल बहुत ग्रुप क्लियर कर लिया और उसको देखना है कि मुझे कैंपस के लिए सिलेक्शन करना, मतलब चुनना है कि मैं दिल्ली चुनूँ, मुंबई चुनूँ, तो क्या ये चीज़ें मैटर करती है कि मान लो दिल्ली में तो रैंकर्स ही आएंगे तो हमारा नहीं होगा, या मुंबई में हमारा हो जाएगा, या जो केवल दिल्ली में उन्हीं का होता है जिनकी रैंक्स आती है, या जो मतलब एक बार में ही पास होते हैं उन्हीं का होता है, या ऐसा नहीं कि तुम्हारे जब तुमने कैंपस दिया था तो सबका होता है, ऐसा नहीं है कि जैसा, क्या फील किया आपने उसमें? सर बेसिकली जो अपना ICMI इंस्टीट्यूट है वो 4 जगह अपने कैंपस लगाता है।
दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता एंड चेन्नई। सो इट्स लाइक कि एक कॉमन मेंटेलिटी है, जो मैं गलत नहीं कहूँगा, वो ये है कि दिल्ली के अंदर ज़्यादा PSU आती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जॉब नहीं लगेगी इवन इफ़ यू आर गोइंग इन दिल्ली, क्योंकि मोस्टली जो रैंकर्स होते हैं उनका फोकस ये रहता है कि मैं PSU के अंदर जॉब ज्वाइन करूँ। बट सिर्फ PSU नहीं आती, ये चीज़ भी देखना पड़ेगा। PSU के साथ में हमारे साथ में प्राइवेट कंपनीज में आती है, और बहुत सारे रैंकर्स ऐसे भी होते हैं जो PSU पे फोकस नहीं करते, वो फोकस करते हैं कि हमको प्राइवेट जॉब चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास दूसरे कैंपस भी, हमारे पास लास्ट अटेम्प्ट में जहाँ तक मुझे नॉलेज है PSU बॉम्बे कैंपस के अंदर भी आई थी, मुंबई कैंपस में। तो PSU कोलकाता कैंपस में भी आई थी PSU मेरे अटेम्प्ट के टाइम पे। तो मेरे को स्पेसिफिकली पता है कि चारों लोकेशन के ऊपर PSUs आई थी, प्लस प्राइवेट भी आई थी, और अच्छी बिग MNCs आई थी। सो कंपनीज हर जगह आती है, शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरियाज होते हैं बस उसके, पर आपकी जॉब वहाँ भी लगेगी। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं दिल्ली जाऊँ, बॉम्बे जाऊँ। बस हाँ, पास्ट प्रैक्टिस में एक कॉमन ट्रेंड चल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो मेरी PSUs है वो दिल्ली में आती है। तो अगर कोई भी रैंकर्स मोस्टली जो PSU फोकस करते हैं, इसलिए वो दिल्ली जाते हैं। बट ये नहीं है कि आपकी जॉब नहीं लगेगी अगर आप दिल्ली, मेरे साथ के लोगों की लगी है नॉन PSUs में भी। बच्चों जनरली ये बच्चों का रहता है कि मुझे केवल PSU आएगा, पर PSU नहीं, उसके अलावा भी इंडिया की बेस्ट कंपनीज है जो सब जगह आती है। तो मेरे हिसाब से जो बच्चे हमसे क्वेश्चन रेज करते हैं, कोई मैटर ही नहीं करता कि हमको कहाँ पे जाना चाहिए। जो आपको जो लगता है कि ये प्लेस मेरे को ज़्यादा सूटेबल है, तो आपको वहाँ शायद ट्राई करना चाहिए। और बाकी आप में एबिलिटी होगी तो आपको वैसे भी कोई कंपनी छोड़ने वाली नहीं। आपके जब आपने CMA किया था तो आपके कई फ्रेंड्स भी होंगे जिन्होंने एक अटेम्प्ट बाद किया या उनके अटेम्प्ट लग के पास हुए। तो क्या ऐसा भी है क्या कि जॉब लगेगी नहीं, या सबके लगती है? तुम्हारे मेरे साथ उस टाइम 30-35 फ्रेंड्स थे तुम लोग। हाँ। तो क्या अब ऐसा है कि जॉब लगती नहीं है, सबकी अच्छी जॉब लगी है? जो भी CMA क्वालिफाई हुए हैं हमारे 35 में से, आज सब प्लेस्ड है। तो बच्चों आप देखिए ना, आज की तारीख में मतलब ऐसा कोई अनएम्प्लॉयमेंट का कोई सीन ही नहीं है। बट बी कॉन्फिडेंट, और आपको मतलब इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है उन सब के लिए आपको मेनली प्रिपेयर रहना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ पराग मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे अब जब इंटरव्यू होगा तो किन चीज़ों पे बच्चों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंटरव्यू के लिए? मतलब उनको जैसे अभी इंटरव्यू है तो क्या किताबें वापस पढ़नी है, क्या करना चाहिए, मतलब क्या जनरली क्वेश्चंस रहते हैं उनके, क्या पूछते हैं वो? सो सर, इंटरव्यू जो रहता है वो ऐसा नहीं है कि आपको इंटरव्यू के अंदर सब किताबें वापस पढ़नी है, क्योंकि उसमें ये रहता है कि आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो वो चीज़ें, तो आपको नॉलेज तो है। बट इट्स लाइक कि आपको एक बार गो थ्रू करना है सब प्रोविजंस के ऊपर, या अगर अपन CFR की बात करें तो उसके अंदर जो अलग अलग इंडेसेस या IFRS हमको कह रहे हैं, आपको एटलीस्ट ब्रशअप वापस कर लेना है, क्योंकि दीज आर द थिंग्स यू आर गोइंग टू अप्लाई। और क्वाइट पॉसिबल कि इनमें से कुछ आपसे कैंपस में पूछ भी लिया जाए कि हमारी कंपनी, जैसे कोई भी कंपनी है जो लीज के ऊपर लैंड लेती है या लीज के ऊपर कोई कुछ भी बिल्डिंग वगैरह लेती है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। कोई अगर प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो उसकी कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट होगी। तो एक आपको ब्रॉड आइडिया होना चाहिए। आप पढ़ के आए हो तो आपको ब्रीफ नॉलेज तो है उस चीज़ की, बट आपको पढ़ने ये सब चीज़ें इसलिए कैंपस के टाइम पे पढ़नी चाहिए ताकि आप ब्रश अप कर लो। यू शुड एबल टू रिकॉल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। बच्चों उसमें मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने खुद ने करीब 10 साल जॉब की है। मैंने पहले जयपुर में जॉब की, उसके बाद मैं 3 साल मैंने अब्रॉड में रहा। मैंने टोक्यो, पेरिस, हांगकॉन्ग, चाइना सब जगह जॉब की है। उसके बाद मैंने एक USA बेस्ड कंपनी में भी जॉब किया है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आपको पता है कि कौन कौन सी कंपनी आ रही है, तो उस कंपनी का बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। तो वो आपके लिए काफ़ी इंप्रेशन छोड़ेगा अगर आपको पहले से उस कंपनी के बारे में पता है। तो जनरली कई कंपनियां पूछ लेती कि वाई रिलायंस, वाई टाटा, तो आपको उस चीज़ों का जवाब पता होना चाहिए। पराग मैं सही कर रहा हूँ? ये क्वेश्चन पूछते हैं सर, हर कंपनी जिसमें मैंने इंटरव्यू दिया है, मेरे फ्रेंड्स ने दिया है, ये सब कंपनी ने पूछा है। इनफैक्ट देख ऑल्सो आस्क कि अगर सेम उसका कोई कंपटीटर अगर बैठा है तो वाई मी नॉट दैट कंपनी। तो ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू नो कंपनी व्हाट यू आर कंट्रीब्यूटिंग, इफ यू कम व्हाट विल यू कंट्रीब्यूट टू द कंपनी। सो दिस थिंग दे विल आस्क। तो जो ये चीज़ तो मैंने खुद ने, मैं भले ही टीचिंग लाइन में, बट मैंने खुद ने 10 साल जॉब की, तो मुझे भी इन चीज़ों का बहुत एक्सपीरियंस है। तो ये जो कई लोग इसके बारे में अलग अलग चीज़ें बातें करते रहते हैं, वो सब फालतू बातें हैं। आपको नॉलेज होनी चाहिए, और जब आप इंटरव्यू दो तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। डज नॉट मैटर कि आप जवाब सही दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं, नो डाउट जवाब सही होना चाहिए, बट फिर भी अगर कुछ गलत जवाब भी हो जाते हैं तो भी दे चेक योर कॉन्फिडेंस। तो हाँ सर, इसमें यही है। अच्छा, तुमने जब इंटरव्यू दिया हाँ सर। तो तुम्हारा ऑलमोस्ट सभी कंपनियों में सिलेक्शन हुआ, मतलब क्या रहा? मतलब सर ऑलमोस्ट कंपनीज जितनी थी, एक दो को छोड़ के मेरा हर कंपनी में
सिलेक्शन था, शॉर्ट लिस्टिंग थी। कई बच्चों को ये भी रहता है कि जैसे हम एकेडमिक पढ़ के आए हैं, नो डाउट ट्रेनिंग तो बच्चे करते ही हैं, फिर उनको ऐसा लगता है कि यार वहाँ जाने के बाद क्या होगा, हमको तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो क्या आपको पहले दिन ही बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है या आपको मतलब किसी के अंडर में? नहीं सर, उसमें ये रहता है कि जब भी आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हो, मतलब एक कंपनी अगर शिफ्ट भी करते हो एक्सपीरियंस बेसिस पे, तो प्रीमा फेसिया मोस्टली कंपनी में ये होता है कि आपको सारा काम एक साथ नहीं थमा देंगे। आपके साथ में आपका बॉस होंगे जो आपको असिस्ट करेंगे। आपको पहले पूरा बताया जाएगा कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी के प्रोफाइल के, आपको क्या काम करना है, कंपनीज में एसओपी क्या चल रही है, पूरी आपकी ट्रेनिंग होती है उसके अंदर, और फिर जाके आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये 2-3-4 महीने का काम है, ये मोस्टली कंपनीज में कम से कम मतलब 1 साल की ट्रेनिंग तो आपको घबरानी जो होती है, मतलब प्रॉपर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। उसको हम प्रोबेशन पीरियड भी कहते हैं बेसिकली कंपनीज में काम। हाँ, तो मतलब उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ। अच्छा, और जैसे आपने पढ़ाई की, नो डाउट आप पढ़ाई में हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हमको और क्या एक्टिविटी करनी चाहिए जो इंडस्ट्री में ज़्यादा काम आती है? मतलब वो हो तो आपकी जो डिग्री तो ही, बट आपको आपके प्रोफाइल को और स्ट्रॉन्ग करती है, ऐसा क्या करना चाहिए मतलब? सर आजकल तो जैसे अगर मैं बात करूँ, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आइदर आर ऑप्टिंग सैप और आर शिफ्टिंग टू सैप। सो अगर आपका जॉब से पहले या कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर करने अगर आपका सैप का थोड़ा भी एक्सपोजर है तो आपको प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि आपका एक्सपोजर है उस चीज़ को, आप यू नो हाउ टू वर्क इन सैप। सो वो जाता है। एक्सेल बहुत बड़ी चीज़ है, अगर एक्सेल पे आपकी कमांड अच्छी है, क्योंकि एक्सेल इज़ लाइक बहुत बड़ा है और सब बहुत पूरा कोई नहीं कर सकता, एक्सेल इतना बड़ा है एक्सेल अपने आप के अंदर। बट आपको अगर बेसिक एक्सेल भी आता है ना, बेसिक से बेसिक है उससे थोड़ा ऊपर, तो इट्स सफिशिएंट फॉर अ फ्रेशर। अच्छा, मतलब एक्सेल में अगेन मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि मैंने खुद ने 10 साल जब जॉब की, तो जिसकी एक्सेल में कमांड है ना, तो वो बच्चा ज़्यादा बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है। उसको मतलब जो काम हम 6 घंटे में करते हैं वो काम बहुत चंद मिनटों में हो जाता है। तो आपको एडवांस लेवल जो एक्सेल होती है वो ज़रूर सीखनी चाहिए। पर तुमने पढ़ाई से पहले या कोई सैप ट्रेनिंग वगैरह वैसे की थी, या वैसे ऐसा कोई ऐसे पर्टिकुलर नहीं की थी? सर स्पेसिफिकली सैप ट्रेनिंग मैंने नहीं करी थी, बट मैंने जो ट्रेनिंग वगैरह करी थी जब मेरे ऑडिट ट्रेनिंग टाइम के अंदर, वहाँ पे मेरे पास सैप का कुछ टाइम पीरियड का एक्सपोजर था, तो उसने मेरे को बहुत कंट्रीब्यूट किया। अच्छा, मतलब उस पीरियड में बहुत काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट हाँ, किया। उसको अच्छा, और बच्चों पराग, क्योंकि मुझे तो पता है कि तुम शुरू से काफ़ी मतलब अच्छे स्टूडेंट रहे हो और अपनी पढ़ाई के प्रति काफ़ी सिंसियर रहते थे, और तुमको मैं जब भी मिलता था तो एक ही बात कहते थे, सर मैंने सब कर लिया, बस आप तो ये बताओ कि कुछ और तो नहीं करना है। तो आजकल जो बच्चे हैं, जो कोचिंग का टाइम मेरे, क्योंकि कई मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं, कोचिंग का टाइम वही 7 to 4 होता है। बस हर बच्चा, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा होता है, तो बच्चा सर कैसे करे, मतलब जो होमवर्क करे या संडे को टेस्ट है वो करे। तो क्या तुम इन चीज़ों की, संडे के टेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या समझते हो, और ये जो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो? और 10 महीने लगातार, क्योंकि बच्चा 2 महीने तो कर लेता है, फिर उससे नहीं होता, तो तुम मतलब कैसे अपने आप को इन चीज़ों से बचा के रखते थे? मतलब क्या क्या स्टाइल कर रही थी तुम्हारी? सर जैसे इसमें मैं आपकी बात एग्री करूँगा कि बहुत लोग होते हैं जो एक चीज़ कही जाती है कि आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगा। किसी चीज़ आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो तो उसमें आप एक्सेल कर जाओगे, क्योंकि आप जब स्टार्टिंग में पढ़ाई चालू करोगे तो आपका मन नहीं करेगा, आपको प्रीमा फेसिया सीधा जाके आपको 8-8 घंटे नहीं बैठना, आप नहीं कर पाओगे। आफ्टर जब ट्यूशन से आप घर पहुँचते हैं तो उसके बाद जैसे मैं क्या करता था, थोड़ी देर खाया पिया, थोड़ा आराम किया, उस ट्यूशन का होमवर्क कर लिया, थोड़ी देर खाना, फिर डिनर का टाइम हो जाता था क्योंकि ऑब्वियसली 4-5 बजे तक कोचिंग चलती थी। फिर शाम को रात पूरी हमारी थी तो रात को हम लोग पढ़ते थे, क्योंकि एक आपके अंदर जब आएगी ना कि यार मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, मेरे को एक मोटिवेशन रखना पड़ेगा कि मुझे मेरे पेरेंट्स को प्राउड करना है, या मुझे खुद के लिए चीज़ करनी है, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, या मेरे नाम के आगे जब डिग्री लगेगी, आपको एक मोटिवेशनल फोर्स ढूंढनी पड़ेगी। या जैसे मेरा था कि मुझे करना है यार, बस पकड़ लिया लाइन तो अपना 110% है, क्योंकि आपको बाद में जाके कभी रिग्रेट ना हो कि यार अगर मैं और मेहनत कर लेता तो मैं निकाल लेता उसको। तो वो चीज़ रहती है कि आपको कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। कोई कोई बच्चे होते हैं आज 2 घंटे पढ़ा, कल 3 घंटे पढ़ा, फिर 6 घंटे, फिर 1 घंटे, फिर पढ़ा ही नहीं 2 दिन। फिर एक ग्राफ, अगर एक होता है ग्राफ, अगर आपका ऐसे 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 चल रहा है तो वो यूँ भी जाएगा, जैसे स्टॉक मार्केट में आता है ग्राफ, अगर ऐसे 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 चलेगा ना तो वो सबसे अच्छी कंसिस्टेंसी रहती है, जिससे इंक्रीजिंग नंबर, तो वो सबसे अच्छा रहता है। अगर जिगजैग 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 ज़्यादा रहेगा तो डाउनफॉल भी आता है, अप भी आता है, अगर स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में बात करें। लेकिन अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं तो ऐसे चलता है तो ग्राफ अच्छा रहता है, जो होना चाहिए, और वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी।
तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो तुमने, जैसे मैं इंटर की बात करूँ या फाइनल की बात करूँ, तो इंटर में तो जैसे बहुत ही कम समय होता है। हाँ। अब तो आजकल फाइनल में फिर भी जरूर 15 मंथ की ट्रेनिंग होती है, तो बच्चे को थोड़ा टाइम मिल जाता है। तो तुमने 10 महीने बिल्कुल अपने आप को मतलब संभाल के रखा। उस टाइम में अगर मान लो घर में कोई फंक्शंस होते हैं या कहीं बाहर जाना होता है, तो तुम इन चीज़ों को करते थे या अवॉइड करते थे? मान लो आज 3 दिन के लिए बाहर जाना है, तो आजकल की जनरेशन इन चीज़ों पे नहीं, हम तो जाएंगे, तो ऐसा तुम क्या करते थे मतलब इन चीज़ों को? सर जैसे मेरे साथ तो ये रियल लाइफ में हुआ था कि इंटर की कोचिंग हमारी ऑलमोस्ट अप्रैल के अंदर हमारी कोचिंग स्टार्ट हो गई थी। हमारी अगस्त एंड के अंदर आ जाते मेरे घर के अंदर कोई शांत हो गए थे, मेरे दादाजी शांत हो गए थे। तो उस पीरियड के अंदर मेरा टाइम भी थोड़ा हुआ, लेकिन उसको मैंने कहीं ना कहीं कवर किया। मैं जब 12 दिन था 13 दिन जो अपन कहते हैं, लेकिन उस पीरियड में मैं पढ़ता था। मैं ट्यूशन तो मैं कुछ दिन नहीं आया, लेकिन फिर मैं सब काम होने के बाद रात को बैठ के घर में पढ़ता था। तो तुमने कवर अप कर लिया, मतलब छोड़ा नहीं? कवर अप करना पड़ा, क्योंकि वो एक ज़ील थी कि यार करना है बस। तो बस वो ज़ील में फिर आप जब किसी चीज़ के पीछे आपको ज़ील हो जाती है या आप उसके पीछे लग जाते हो ना, तो बस फिर वो है कि वो भी आपके पास आने को रहती है, बस आपको बस करना है, उसमें उसके पीछे भागना पड़ेगा। और एक जैसे कोचिंग जब चलती है ना, तो उस टाइम क्या होता है कि बच्चा, हम तो वैसे भी काफ़ी बुस्टअप करते हैं बच्चों को, लेकिन जो लास्ट के 3 महीने, जब 3 महीने वो घर पे रहता है, तो कई बार उसको कोई मोटिवेशन नहीं रहता। तो ये चीज़ें मतलब आप कैसे अपने आप को संभालते? क्योंकि टीचर से ठीक है आपका रहेगा नहीं, तो आप कैसे संभालते थे अपने आप को, सेल्फ मोटिवेट कैसे करते थे मतलब? सर इसमें ना मैं पहले दो चीज़ें होती है। एक चीज़ तो ये होती है कि बच्चों का एक सबसे ज़्यादा माइंडसेट क्या रहता है ना, जो हमारे बैच में भी उस टाइम पे था कि यार अगस्त सितंबर अक्टूबर तक कोचिंग चलेगी, उसके बाद मेरे पास 2 महीने हैं, 2 महीने में कर लूँगा। तो उसका रीज़न ये रहता है कि मोस्टली हम स्कूल से आते हैं, स्कूल में यही माइंडसेट रहता है कि यार पेपर में 1 महीना पहले किताबें खोलेंगे, पढ़ लेंगे, हो जाएगा। लेकिन इस कोर्स में इसमें क्या रहता है ना कि आप 2 महीने पहले करके एक बार रिवीजन करके पूरा पेपर नहीं दे सकते, क्योंकि एक बार में तो आपकी चीज़ें ब्रशअप भी नहीं होगी, आप ऊपर से सिर्फ देख रहे हो उसको। तो मैंने पर्टिकुलरली क्या किया था, मैंने अगस्त से ही इंटर के टाइम पे, फाइनल में थोड़ा टाइम ज़्यादा मिला था कोविड की वजह से, पर इंटर के अंदर मैंने अगस्त से ही तैयारी चालू कर दी थी। स्टार्ट ऑफ अगस्त, 1 अगस्त से दिख गया था कि 3-4 महीने ही बचे एग्जाम में, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने बचे। तो अगर कोर्स पूरा नहीं हुआ तो ऑब्वियसली बात है, लेकिन जितना बढ़ा दिया उसको बार बार रिवीजन करते गए, ताकि वो चीज़ हमारी इतनी स्ट्रांग हो गई ना कि जब मेन टाइम आया तो हमको उसमें इतना टाइम नहीं लगता। तो ये बात तो खैर मैं हर में पूछता हूँ, लेकिन तुमसे भी पूछूंगा कि 3 महीने इंटर या फाइनल में अगर बच्चा घर बैठ के पढ़े, तो क्या ये टाइम इनफ है या नहीं है? हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है सर, मतलब वन वर्ड में हो सकता है, हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बट नहीं? बहुत जी जान से पढ़ना पड़ेगा सर। अच्छा। हो सकता है लेकिन बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी, मतलब उस टाइम आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा। मतलब हो सकता है। हो सकता है। और एक जैसे एग्ज़ाम आ गए, जैसे एग्ज़ाम पास आएगा तो नो डाउट टेंशन भी होती रहती है, तो तुमको भी ऐसा लगा कि यार अब तो 10 तारीख को एग्ज़ाम है, मैं तो, मेरे से नहीं हो रहा, मैं अगला अटैम्प्ट दूंगा, ऐसा लगा? सर मैं इसमें, मेरे इंटर के एग्ज़ाम्स तो मेरे पास स्मूथली गए, फाइनल के एग्ज़ाम्स के अंदर मेरे पेपर्स बिगड़ गए थे ऑब्वियसली बात है। तो उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर मुझे लगा कि मैं अगला पेपर नहीं दे रहा हूँ, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। लेकिन बस वही चीज़ थी, आता सब है, लेकिन एंग्जाइटी की वजह से आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता। उससे मैंने सर को भी कॉल किया, मेरी मम्मी ने भी बात करी सर से, तो उस समय मैंने अगले पेपर दिया। उसकी वजह से ही आज मैं इतनी अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में काम भी कर रहा हूँ, और शायद यहाँ भी सर के पास बैठ के इंटरव्यू हो रहा है मेरा। तो उसका रीज़न यही है कि आप कंसिस्टेंसी, वो है ना कि देना है। सर ने उस समय समझाया कि पेपर देना है, पेपर दिया हम लोगों ने, और उस वजह से हम निकल गए, पास हो गए। तो एंग्जाइटी हो रही है, अपने सीनियर से बात करो, अब जिसको आप गुरु मानते हो उनसे बात करो। मैं सर से शेयर करा तो मैंने सर को फ़ोन लगाया, सर ने समझाया। तो हथियार नहीं डालने, हार नहीं माननी। अच्छा, ये मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो घबरा जाते हैं, और ये जैसे एग्ज़ाम पास आएगा तो ये आपके साथ होगा ही होगा, बट फिर भी अपने आप को संभाल के रखो, ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है ब्लैंक होना। मैंने जब खुद ने सीए फाइनल का एग्ज़ाम दिया था, मेरा लॉ में 23 टाइम्स रिवीजन हो गया था, लेकिन मैं खुद ब्लैंक हो गया, लेकिन बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और फिर पेपर दिया और काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप ओवर एक्साइटमेंट, नर्वस ये बिल्कुल नहीं हो, और अंत तक लड़िए। जो आपका पुराना पढ़ा हुआ है वही सब कुछ याद आएगा। जो आप 8 घंटे जो आपको मिलते हैं उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। तो फाइनली प्रयाग, मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप जो प्रोफेशनल लाइफ, और जो अगेन उसी पे मैं आ रहा हूँ, और स्टूडेंट लाइफ, तो अगर आप मान लो जो और बच्चे होप छोड़ देते हैं या चीज़ें छोड़ देते हैं, तो कभी तुमने सोचा कि अगर मैं ये छोड़ देता तो मेरे साथ आज सर मैं अभी 2-3 दिन पहले ही ये बात सोच रहा था कि अगर मैं उस दिन वो वाला पेपर नहीं देता, तो आज जो भी
वो मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था कि आज पेरेंट्स जो मेरे इतने, क्या पता उसके बाद में मैं क्लियर कर लेता, पर ज़रूरी नहीं है कि मैं सेम कंपनी में बैठ पाता। जो मेरे पेरेंट्स आज इतने मेरे पे प्राउड हैं, जो वो सबको कहते हैं कि हमारा आज बेटा सेंट्रल पीएसयू में है, जो आज मैं इंडिपेंडेंट हुआ हूँ, तो वो चीज़ें शायद मुझे नहीं मिल पाती। उस समय के बाद क्या होता मुझे पता नहीं, मेरी इतने टाइम पीरियड की मेहनत सब चली जाती। तो मैं आज भी बहुत ग्रेटफुल हूँ सर को भी, सर ने भी उसे मोटिवेट किया, क्योंकि अगर उस समय मुझे, मैं इस मोड पे था कि सर बोल रहे थे कि नहीं देना, मैं उस समय के लिए बहुत काम हो जाता, यार बहुत अच्छी बात है मैं बच गया। लेकिन उसके बाद में मैं जितना रिग्रेट करता ना, वो मेरा लाइफ टाइम रिग्रेट रहता कि यार काश मैं उस समय पेपर दे देता। और दूसरा ये, जैसे आज तुम सीएमए बन गए, हाँ सर। तो जो सीएमए बनने के बाद और सीएमए बनने के बाद, पहले और बनने के बाद, जो आप अपनी जो पर्सनैलिटी इमेज होती है, पर्सनल इमेज होती है सोसाइटी के नज़रिए से, तो क्या तुम्हें कुछ फ़र्क नज़र आता है? मतलब जैसे कहीं जाते हो, मिलते हो, कैसा कुछ नज़र आता है? सर अब फ़र्क नज़र आता है कि जैसे जब हम पहले, एक कॉमन अगर एग्जांपल दूं, पहले अगर एज अ कोई भी स्टूडेंट होगा, किसी भी मीटिंग में बैठा होगा, कुछ इनपुट देगा, तो शायद उसे इतना नहीं बोला जाए। लेकिन आज कोई भी प्रोफेशनल है, विद डिग्री होल्डर है जो वहाँ बैठा है, अगर किसी मीटिंग में वो अपना ओपिनियन रखता है, तो उस ओपिनियन को रिस्पेक्ट किया जाता है, उसके पे पूछा जाता है, उस पर सोचोचार किया जाता है, चाहे वो कंपनी मीटिंग हो या इंस्टीट्यूट मीटिंग हो या कोई डिस्कशन हो। क्योंकि अपनी पढ़ाई ऐसी है, जब वो पढ़ाई हम करते हैं और जैसे ही कॉर्पोरेट में जाते हैं ना, हमारा पढ़ाई के साथ में एक तो एक्सपोजर इतना, दिमाग इतना खुल जाता है ना कि हम बहुत चीज़ें ब्रॉड माइंडेड सोच सकते हैं कि दीज आर दी पॉसिबल वेज आप काम कर सकते हो। और ये पॉसिबल वेज जब आपके कॉर्पोरेट में लिंक होते हैं कि वो भी एक्सप्लोर ही कर रहे हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो, तो ये दोनों जब लिंकिंग होती है सर, ये लिंकिंग से आपको है ना बहुत प्रोफेशनल सेल्फ डेवलपमेंट, सेटिस्फेक्शन भी बहुत हाँ ज़्यादा। प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी बहुत होता है इसमें आपको। चलो पराग, तुम यहाँ पे आए, है ना, वेरी वेरी थैंक यू, थैंक यू सर। है ना। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।